निदेशक IQAC, संकायाध्यक्ष आधुनिक ज्ञान विज्ञान, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार। और आज के आयोजन के कार्यक्रम के अध्यक्ष उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के यशस्वी कुलपति, मेरे अत्यंत आत्मीय और शुभेच्छु प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, श्री गिरीश कुमार, विश्वविद्यालय के सभी दक्ष आचार्यगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, देवियों, सज्जनों, जो लोग भी इस कार्यक्रम में संबद्ध हैं किसी न किसी रूप में, वे सभी चाहे प्रतिभाग कर रहे हैं, देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं। मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसका 7वां अंक है, 7वीं कड़ी कह सकते हैं आप। और इसमें जो व्याख्यान का विषय निर्धारित है वह है अनुसंधान, नवाचार तथा रैंकिंग। हम आप सभी जानते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसकी आत्मा भारतीय है और जिसका स्वरूप वैश्विक है, एक व्यापक प्रयोजन के साथ अब क्रियान्वयन की स्थिति में है। बहुत कुछ आरंभ किया जा चुका है और इस आरंभ की प्रक्रिया में हमें बहुत कुछ प्राप्त कर लेना है। इस शिक्षा नीति के माध्यम से निश्चित रूप से इस राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ का संकल्प पूरा होगा और आप कह सकते हैं कि यह एक नए युग का सूत्रपात है, जिसके माध्यम से आत्मनिर्भर ज्ञान की दुनिया की महाशक्ति भारत की रचना होने वाली है। हम भविष्य में कितना आगे जाएंगे, इसका निर्धारण उस शिक्षा से होता है जो हम वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए नियोजित किए हुए हैं। नई शिक्षा नीति के बारे में आप सभी ने व्यापक विचार कर लिया होगा, सुना भी होगा। इसे समग्र शिक्षा नीति कहते हैं, कारण इसमें भारतीय चिंतन परंपरा, संस्कृति, भाषाएं और श्रम सबके लिए सम्यक स्थान है, सबकी महत्ता पर विचार है और इसी से हम अपने जड़ से जुड़े रहकर भी जगत के शीर्ष तक पहुंचने की स्थिति में होंगे। हम अतीत से आधुनिकता तक पहुंचने की स्थिति में होंगे, अर्थात पुरातनता और आधुनिकता दोनों में समन्वय स्थापित करेंगे। हमारे यहाँ जो प्रतिभा है, टैलेंट है, उसका तकनीकी के साथ समावेश करेंगे और हम अपने यहाँ के सभी विद्यार्थियों को वैश्विक मानव के रूप में, वैश्विक नागरिक के रूप में पहुंचाने में सफल होंगे, उस रूप में उनकी पहचान बनाने में सफल होंगे। निश्चित रूप से राष्ट्र के नवनिर्माण, सर्वांगीण प्रगति एवं हर प्रकार से संपन्न, सशक्त, स्वस्थ और सफल राष्ट्र होने की स्थिति में हम इस शिक्षा नीति से होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश रहता है, इसके माध्यम से इस संकल्प से सिद्धि की ओर हम पहुंचेंगे। वह सिद्धि है भारत दुनिया का महानतम राष्ट्र बने। ये हमारा संकल्प है और इसे हम निश्चय ही प्राप्त करेंगे। निश्चय ही वह राष्ट्र बहुत आगे होता है जहां शिक्षा का विधान दुनिया के अन्य सभी देशों से बहुत अच्छा होता है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसकी पहुंच सबके पास तक होती है। इसीलिए इस शिक्षा नीति के 5 मान्य स्तंभ हैं, जिनके माध्यम से इसके सभी लक्ष्य अवश्य पूरे होने हैं। एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, सब तक पहुंचो। पहली बार इस शिक्षा नीति में व्यवस्था दी गई है कि खेत में काम करने वाला किसान भी सीधे शिक्षा व्यवस्था से जुड़ सकता, हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच होगी। अर्थात अब शिक्षा सबके द्वार है। आप संस्थान में पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंचते हैं तो आधुनिक तकनीकी से आप जहां भी हैं, आप शिक्षित भी हो सकते हैं, दीक्षित भी हो सकते हैं, परीक्षित भी हो सकते हैं, विकसित तो होंगे ही इसके माध्यम से। यह सबके लिए समान रूप से समतावादी, समग्रतावादी शिक्षा नीति है। इसमें विभेद के लिए कोई स्थान नहीं है। गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी है इस शिक्षा नीति के माध्यम से अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान में। यह वाहनीय होगी
इसमें बहुत अधिक व्यय का विधान नहीं होगा। हम सब जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि शिक्षा वह अच्छी है जो निःशुल्क हो। ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है कि हर व्यक्ति पढ़ सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जवाबदेही का विधान है। हर स्तर पर विद्यार्थी भी जवाबदेह होगा, शिक्षक भी, संस्थान भी, और सबके कर्ता धर्ता भी। सबकी एक निश्चित जिम्मेदारी होगी, और यह जिम्मेदारी आवश्यक होती है जब हम गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। ये जो समग्र शिक्षा नीति है अपने स्तंभों के माध्यम से मूल रूप से जब अनुसंधान की बात करते हैं तो उसमें गुणवत्ता की बात करते हैं, क्योंकि गुणवत्ता परक अनुसंधान से ही गुणवत्ता परक या गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है। अनुसंधान के लिए विद्यार्थियों में 3 बातों का होना बहुत आवश्यक है, और यह एक शिक्षक अस्थायी अध्येता होता है, हमेशा मननशील होता है, उसे भी इसका ध्यान रखना होता है। पहला है क्यूरियासिटी, जिज्ञासु होना चाहिए, जिज्ञासा। दूसरा है क्रिएटिविटी, रचनात्मक होना चाहिए। और तीसरा है कमिटमेंट, संकल्प होना चाहिए। इन 3 की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और तभी हम अनुभव से, अनुमान से और ध्यान से जो शोध का लक्ष्य है उसे हम पूरा करते हैं। गुणवत्ता परक शोध अर्थात ऐसा शोध जो ज्ञान परक हो, बोध परक हो, समाजोपयोगी हो, रचनात्मक हो, जिसमें स्वतंत्र चिंतन हो, जिसमें जवाबदेही का भाव है, जो ग्राह्य हो, जो उपादेय हो और मौलिक हो, जिसके तथ्यों का संकलन प्रामाणिक हो, उचित तरीके से किया गया है, और विश्लेषण उपयोगी हो, जो नीति नियोजन में काम आ सके। इतनी बातें ध्यान रखी जाती हैं गुणवत्ता परक अनुसंधान के लिए। वह अनुसंधान गुणवत्ता परक होता है जो लैब टू लैंड अर्थात जो प्रयोगशाला से आधार तक आता है, कि हम जो प्रयोगशालाओं में प्रयोग कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, उसका लाभ जमीन पर दिखलाई देना चाहिए। इसी से अनुसंधान या शोध की उपादेयता भी सिद्ध होती है। सामाजिक विज्ञान के विषयों में, वाणिज्य में, कला में, दर्शन के क्षेत्र में जो हम अनुसंधान कर रहे हैं, वह सबके अंदर उदात्त मानवीय गुणों का समावेश करने में सफल हो। सहयोग, समन्वय, सहृदय होना, संवेदनशील होना, ऐसे सारे मानवीय गुण सबके पास होने चाहिए। शोध वह होना चाहिए जो हमें हमारी परंपराओं को बताए, जो हमारे इतिहास का सही विश्लेषण करे। हम आप सब जानते हैं कि हमारे इतिहास लेखन की दृष्टि पूर्णतः एकांगी रही है, और सामान्यतः हिंदुस्तान की जो मान्यताएं हैं, यथार्थ है, उससे थोड़ा अलग ही रही है या उसके प्रतिकूल ही रही है। तो अब इतिहास लेखन भी नए सिरे से होना चाहिए। हमारे यहाँ जो धर्म है, दर्शन है, अध्यात्म है, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। अनुभव की शक्ति उसमें बहुत है। इसीलिए विधान है इस नई शिक्षा नीति में कि हम पाठशाला से अनुसंधान शाला तक सब स्तरों पर विधिवत विवेचन करेंगे, अध्ययन अध्यापन करेंगे, और इसमें आंगनबाड़ी से लेकर और विश्वविद्यालय तक सबकी भागीदारी होगी। जो अकादमिक दृष्टि से सक्षम, दक्ष हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, उनका भी सहयोग होगा इसमें। और जो अनुभव के धरातल पर बहुत दक्ष हैं, जिन्होंने अकादमिक उपाधियां नहीं प्राप्त की लेकिन ज्ञान, कौशल, कला के क्षेत्र में बहुत प्रवीण हैं, तो उनका भी उपयोग होगा इस नई शिक्षा प्रणाली। अर्थात हमारे यहाँ जो ज्ञान की थाती है, चाहे जिस प्रकार की है, जिस दिशा में है, सबका उपयोग इस नई शिक्षा नीति में किया जाना सुनिश्चित है। अनुसंधान तब मायने रखता है जब इसके 4 आधार सुनिश्चित कर लिए जाते हैं, और यही इनोवेशन के लिए, नवाचार के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। वह है कि सेंस ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, कि हमारे अंदर जानने, खोज करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, और यही नवाचार को जन्म देती है प्रवृत्ति, जिसके लिए शिक्षा प्रणाली में विधान किया गया है। डिस्कवरी, आधुनिक बात जो अब तक न रही हो, सो 2 प्रकार का होता है। एक तो जो पहले से है हम उसकी नई व्याख्या करें, अथवा जो नहीं है उसकी हम खोज कर लें।
इन दोनों विधियों से हम कुछ नूतन वृत्ति, नूतन विषय और नूतन ज्ञान का सृजन कर लेते हैं। उसके माध्यम से हम बहुत कुछ समाज को दे सकते हैं। इसलिए सेंस ऑफ डिस्कवरी यह प्रबल होना चाहिए, खोज का विधान। इस पूरी प्रक्रिया में डिस्कशन पर ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ की अध्यापन शैली और ज्ञान विस्तार की शैली संवाद के माध्यम से चली, श्रुति स्मृत परंपरा के माध्यम से चली। इसमें संवाद का बहुत महत्व होता है, जिसमें आई टू आई कांटेक्ट होता है। यद्यपि आज के दौर में, जिसे हम कोविड-19 का दौर कहते हैं, विद्यार्थियों के साथ क्लासरूम और प्रयोगशालाओं में आई टू आई कांटेक्ट पर ग्रहण लगा है। अब हम ब्लेंडेड मोड से अध्यापन कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड से टीचिंग कर रहे हैं और उसी पर हम रिसर्च करने की युक्ति भी विद्यार्थियों को बता रहे हैं। भले ही हम ब्लेंडेड मोड से अध्यापन कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के संपर्क में हैं। अगर हम कहें कि कोरोना काल में इस घातक विषाणु का सबसे कम प्रभाव किसी पर पड़ा है, वो शिक्षा प्रणाली पर। हमने तुरंत समायोजन कर लिया कि हम क्लासरूम में बैठ नहीं सकते विद्यार्थियों के साथ, क्योंकि इसमें इस विषाणु के फैलने का भय है। तो हम ऑनलाइन मोड से हम विद्यार्थियों के संपर्क में आ सकते हैं और त्वरित हमने समायोजन किया परिस्थितियों के साथ। इसलिए अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया कहीं बाधित नहीं हुई, लेकिन उसमें जो प्रत्यक्ष संवाद है यह उतना नहीं हो पाया जितना अपेक्षित होता है। प्रत्यक्ष संवाद से नवाचार को आधार मिलता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन पूरी प्रक्रिया का जहां समापन करते हैं उसे एनालिसिस कहते हैं। निष्कर्ष के आधार तक पहुंचने के लिए विश्लेषण की वृत्ति, प्रवृत्ति, यह होना बहुत जरूरत है। विश्लेषणात्मक शोध ही वास्तविक शोध होते हैं, जिससे हम कुछ नया समाज को दे पाते हैं और जो भी विषय है उसे हम समृद्ध करते हैं, ज्ञान की दुनिया को समृद्ध भी करते हैं और आलोकित भी करते हैं। इसकी बहुत अधिक जरूरत होती है। विज्ञान के क्षेत्र में, कौशल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में नवाचार से ही हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम रीस्किल की बात करते हैं, हम अप स्किल की बात करते हैं। कौशल, पुनर्कौशल, उच्च कौशल, अति कौशल की बात इसमें आती है, जो इनोवेशन को और व्यापक आधार प्रदान करती है। इसके लिए जरूरी होती है, क्योंकि IQ ऐसी सेल है जिसके माध्यम से यह व्याख्यान संचालित हो रहा है। तो इसके लिए शिक्षा नीति में कुछ तैयारियों की ओर संकेत किया गया है। रेडीनेस जिसे कहते हैं, 4 प्रकार की। इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस, IQAC सेल को विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, फैकल्टी रेडीनेस, लाइब्रेरी रेडीनेस और स्टूडेंट्स रेडीनेस। हमारी संस्था कितना तैयार है, जो नूतन आयाम है अध्यापन के, स्मार्ट क्लासेज हों या और भी जो तकनीक है, वह किस तरह से हम सुसज्ज किए हैं अपनी संस्था में। त्वरित ज्ञान का प्रवाह कैसे हो सकता है, या दुनिया में जो ज्ञान की विविध धाराएं हैं हम उसे कैसे ग्रहण कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो कहा ही गया है, आनो भद्रा क्रतुओ यन्तु विश्वतः। सभी दिशाओं से शुभ विचार आने देने चाहिए। इसके लिए संस्था को तैयार रखना चाहिए। आज के दौर में हमने देखा है कि वो क्षेत्र ज्यादा सुरक्षित है जो पर्यावरण से ज्यादा अलंकृत है, शुद्ध पर्यावरण से, जहाँ वनस्पतियां बहुत हैं, प्रचुर मात्रा में, प्रभुत मात्रा में। आप सभी देवभूमि में अवस्थित विश्वविद्यालय में हैं, तो आप जानते हैं वृक्षों का कितना महत्व है, शुद्ध जल सरिताओं का कितना महत्व है। इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस में इन सबका भी होना बहुत आवश्यक है, जहाँ शुद्ध वायु मिल सके, जहाँ बरगद, पीपल, नीम और अन्यान्य वृक्ष हों, चंदन सुगंध देने के लिए, सब कुछ। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण नहीं है। मैं रेवाखंड के जिस विश्वविद्यालय में हूँ, इस क्षेत्र में वनौषधियों का विपुल कोश है, अनेक प्रकार की वनौषधियां। ये देवारण्य या देवभूमि में भी है। हमें अब उसका प्रयोग करना है। इनोवेशन वह होगा जब हम अपने यहाँ रिसर्च के माध्यम से बताएं कि कोई भी विषाणु हमारी हर्बल मेडिसिन से त्वरित ठीक होगा, मनुष्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा।
इतनी प्रचुर संपदा है देवारण्य में भी और रेवाखंड में भी, हमें इसका प्रयोग करना होगा। इसलिए ये जो आधार हैं, इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालिसिस, इसके माध्यम से हम इनोवेशन को धार प्रदान करेंगे। जहां तक विश्वविद्यालय या संस्थाओं की रैंकिंग का प्रश्न है, बहुत कुछ तो ऑनलाइन मूल्यांकन हो जाता है, लेकिन जिस पर विशेष ध्यान दिया जाना है, आजकल हम सतत विकास की बात करते हैं और सतत विकास के लिए जरूरी है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का जितना उपयोग कर रहे हैं, उतना ही संसाधन हम आने वाली पीढ़ी को दे करके जाएं। इसलिए संस्थाओं में परिवेश हरा भरा होना चाहिए। प्रकृति में हमारे जीवन के लिए जल का विशेष विधान है। प्रकृति स्वयं कैसे सब जगह जल पहुंचाती है, यह हम आप सभी जानते हैं। पहाड़ों पर बड़े बड़े पौधे हैं, वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, हम पानी भर के उन्हें देने नहीं जाते, लेकिन इसके लिए प्रकृति ने बरसात का विधान किया है। सागर से जल बादलों के माध्यम से ऊंची ऊंची पहाड़ियों तक पहुंच जाते हैं। यह जो प्रकृति जल ले जाकर देती है, इसका संरक्षण भी करना होगा। इसलिए विश्वविद्यालयों में, शिक्षा संस्थानों में प्राकृतिक जल संरक्षण के उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। हमारे यहाँ पहले आप सब जानते हैं, वन, बाग, उपवन, वाटिका, सरकूप, वापी, सोही, ये विधान है कि जहाँ प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक कोष हो, वहां मनुष्य बहुत प्रसन्न रहता है, बशर्ते वहां के लोग इस प्रसन्नता में अपना योगदान करें, अध्ययन करें, अनुसंधान करें, जो परंपरागत ज्ञान है मानवता के लिए, उसका प्रयोग करें। हमें आप सबको पता है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अकादमिक उपाधियां नहीं हैं, लेकिन उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, परंपरागत ज्ञान है, और उस ज्ञान से बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं जिस क्षेत्र में हूँ, यहाँ एक बैगा जनजाति है जो आरंभिक वैद्य हुआ करते थे। वनस्पतियों से कैसे व्याधियों का निदान किया जाए, उनके पास इस चीज का ज्ञान है। एक समुदाय है अगरिया, वह धरा पर हाथ फेर कर बता सकते हैं इस जमीन के नीचे कौन सा खनिज पदार्थ है, खनिज तत्व है, खनिज संपदा है, ये उनके पास ज्ञान है। पेंटिंग में महारत हासिल है गोंड समुदाय को। इस तरह सबके पास एक विशेष हुनर है, और इस प्रकार का हुनर उत्तराखंड में सभी के पास। इस हुनर को शोध के माध्यम से हमें आगे लाना है। अर्थात जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घोष है, लोकल, वोकल और ग्लोबल, तीन शब्द, ये जो हमारा स्थानीय स्तर पर संसाधन है, प्रतिभा है, क्षमता है, कौशल है, इसके लिए हम मुखर हों, और इस उत्पाद को जो स्थानीय स्तर पर होता है, इसे हम वैश्विक स्वरूप प्रदान करें। और ये वैश्विक स्वरूप तभी मिलेगा जब संस्थानों में इससे संबंधित शोध किए जाएं, और उस शोध का लाभ उस समग्र समुदाय को मिले जिसके ज्ञान को लेकर हमने यह शोध कार्य किया हुआ। इसलिए आवश्यक है कि हमें शोध के विषय निर्धारित करते समय परिवेश का ध्यान रखना चाहिए। अंचल में जो लोग भी हैं, उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। समाज का हित कितना होगा इस शोध से, इसका ध्यान रखना चाहिए। और सर्वोपरि हमारे राष्ट्र की महानता में शोध कितना उपादेय होगा, इसका ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे करके ही हम विषय का निर्धारण करेंगे और शोध करेंगे। निश्चित रूप से अकादमिक जगत इसमें लगा हुआ है, क्योंकि सबके सामने अब यह लक्ष्य है कि हिंदुस्तान को हम शिक्षा की दृष्टि से, जो कभी पहले हम थे महान राष्ट्र, अब पुनः शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा की दृष्टि से इसे महानतम राष्ट्र बनाना है। हम संस्थानों में वह सुविधा देंगे, शिक्षा के जितने भी प्रकल्प हैं, जितने भी विषय हैं, जितने भी आयाम हैं, हम उनकी व्यवस्था करेंगे कि जो तीन शब्द आजकल हैं, स्टे इन इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में पुनः स्टडी इन इंडिया, और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, हम इन सभी को समन्वित करने में, प्रदान करने में
सफल होंगे। हम आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कितना हजार वर्षों पूर्व कणाद ऋषि ने कण से लेके व्यष्टि, समष्टि और सृष्टि तक का विश्लेषण कर दिया था और कणादि ने इसके लिए आधार बनाया था। आप सभी बरगद देखे होंगे, उसका एक छोटा फल होता है जिसे गुदा कहते हैं, उसे तोड़ते हैं, उसमें असंख्य छोटे छोटे कण होते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने विश्लेषण किया। आजकल जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, इसी आधार को लेकर आगे बढ़े। तो हमें अपनी परंपरा को, परंपरा में निहित कोष को, ज्ञान को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि शिक्षा का तात्पर्य होता है ज्ञान परंपरा का विस्तार करना, बोध परंपरा का विस्तार करना और ध्यान परंपरा का विस्तार करना। इसी के माध्यम से शिक्षा का जो दर्शन है, हम उसे यथार्थ में देख पाते हैं। दर्शन है सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वह है जिससे हम वर्जनाओं से मुक्त होते हैं, संकीर्णताओं से मुक्त होते हैं, बाधाओं से मुक्त होते हैं और अभाव से मुक्त होते हैं। नई शिक्षा नीति में इस सब के लिए व्यवस्था, नई शिक्षा नीति में जो पर्पज ऑफ एजुकेशन निर्धारित है वह विशेष है। प्रज्ञा की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति और सत्य की प्राप्ति। हम ये जब तीनों करते हैं, इन तीनों के प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ते हैं, तब हम वस्तुतः सर्वोन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहे होते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की रचना में सहयोगी बन रहे होते हैं। हम अपने राष्ट्र को बढ़ रहे होते हैं। हम आप सभी जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए जो जरूरी चीजें हैं कि हम अपने परिवेश और संसाधनों पर ध्यान दें। लैंड, लॉ, लेबर, लिक्विडिटी, इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्कोप, हम सबका ध्यान दें। स्केल और स्कोप का ध्यान रख करके जो हम लघु, सूक्ष्म, मध्यम, बृहद उद्योग हैं, इनमें भी नवाचार कर सकते हैं। नवाचार का आशय है कि शोध और शिक्षा इस प्रकार की हो जिसमें हर व्यक्ति समर्थ बन जाए। हमारे यहाँ विदुर ने सुख के कुछ उपाय बताए हैं। पंडित देव प्रसाद त्रिपाठी जी विद्वत इसका उल्लेख भी करते हो। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या खट जीव लोकस्य सुखानि राजन। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, सहचर या सहचरी है वह मृदु भी बोले, प्रिय भी हो, दोनों के लिए है, केवल एक के लिए। जो संतति हो वह बात सुनने वाली हो, अर्थात संस्कार संपन्न हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोगों के लिए है, अर्थ करी च विद्या, विद्या ऐसी हो जिससे आजीविका सुलभ हो। हमारी नई शिक्षा नीति में एम्प्लॉयबिलिटी पर भी इसके प्रति आग्रह है। ये सारी बातें अगर हम करते हैं, जहां निरंतर संवाद करते हैं, संवाद से बहुत सारी समस्याओं का समाधान। संवाद अवरुद्ध होने से संशय बढ़ता है और संशय की जो प्रवृत्ति होती है वह बहुत सकारात्मक नहीं होती, वस्तुतः नकारात्मक ही होती है। ऐसी वृत्ति से बचता है। हमें परिवार, समाज की जो भारतीय मान्यता रही है, इस पर ध्यान देना, जिसमें सभ्यता, संस्कृति और संस्कार के लिए विशेष महत्व है। अर्थात जो आत्मा हमारी शिक्षा नीति की भारतीय है, यह सकल स्वरूप में भी दिखलाई दे, तभी हम नव प्रवर्तन के माध्यम से उत्कृष्टता की प्राप्ति करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के जो संस्थान है, विशेषकर आपका विश्वविद्यालय, 4 प्रकार की रेडिनेस है, तैयारी, उसमें दक्षता प्राप्त करेगी ये संस्था। और विश्वविद्यालय मूल्यांकन में पुनः जो नए मूल्यांकन है, A+ की प्राप्ति करेगा। और आप सभी अपने अपने क्षेत्र में ज्ञान के क्षेत्र को समृद्ध करेंगे, क्योंकि हमारी जो शिक्षा नीति है, इसमें जो अप्रोच है वो फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य को ध्यान में रख करके इसका निर्धारण किया गया है और रिसर्च पर बहुत ज्यादा बल है। इसीलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की इसमें व्यवस्था है। अब निर्भर करता है शिक्षक और शिक्षार्थी पर
कि इस नीति को किस रूप में कहाँ तक लेकर के चलेंगे। वस्तुतः सारे संस्थान जो अकादमिक कार्य में लगे हैं, अकादमिक उन्नयन में लगे हैं, इसकी तैयारी भी पूर्णतः कर रहे हैं। मुझे आपके विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष आचार्य हैं, उनकी प्रतिभा के बारे में जानकारी है। आप सभी मिलकर न केवल विश्वविद्यालय को उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे, अपितु अपनी विद्वता से समाज का हित करेंगे, राष्ट्र का हित करेंगे और मानवता का हित करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। आप सभी ने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रद्धेय प्रोफेसर त्रिपाठी जी। अनुसंधान, नवाचार तथा रैंकिंग पर आपने बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही विचारोत्तेजक और उन सभी महीन से महीन बिंदुओं को और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी नदी तुली और बहुत ही सारगर्भित भाषा में प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी, शोधार्थी, सम्मानित प्राध्यापकगण आपकी इस लावण्यमयी भाषा से अवश्य प्रभावित और मुग्ध हुए होंगे और ये मुग्धता न केवल ज्ञान की उन वीथियों को खोलेगी, चिंतन के उस आयाम को विस्तारित करेगी और लक्ष्य की उस नए युग का सूत्रपात करेगी। निश्चित रूप से जो भारतीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति का जो मूलभूत अभीष्ट है, इसकी प्राप्ति में यह सहायक होगा। और अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए